सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। नमस्कार। रेडियो मधुबन के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे पास मुस्कुराने की एक इम्पोर्टेंट वजह है, क्योंकि हम और आप मना रहे हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रीपर्णा सक्सेना जी। डॉक्टर सक्सेना प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। प्रोफेसर सक्सेना ने लिम्नोलॉजी डिसिप्लिन में पीएचडी की है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। मैम के पास 32 वर्षों से अधिक का रिसर्च एक्सपीरियंस है इनलैंड फिशरीज डेवलपमेंट, वाटर क्वालिटी असेसमेंट एंड रिवराइन इकोलॉजी में। मैम के पास 21 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 50 से अधिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं एक्वाकल्चर और लिम्नोलॉजी डिसिप्लिन में। प्रोफेसर श्रीपर्णा जी को अनेक प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया है, जिनमें 2018 में विज्ञान भूषण अवार्ड, जो कि NCSTC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली द्वारा दिया गया है। वर्ष 2019 में भूमि सम्मान से मैम को विभूषित किया गया उनके योगदान के लिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच रेडियो मधुबन, आपने हमें बुलाया, मैं इसके लिए आभार हूँ। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि हम राष्ट्रीय वन्य जीवन सप्ताह मना रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला एक सवाल है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज फिशरीज डेवलपमेंट में है, इंडियन वाटर क्वालिटी असेसमेंट में है, रिवराइन इकोलॉजी में है, कॉन्जर्वेशन जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, इनका कॉन्जर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम हैं, आप है, पेड़ है, पौधा है और सारी पत्तियां हैं, हवा है। तो हम हमेशा प्रदूषण की बड़ी बातें करते हैं कि इंडस्ट्री से निकल रही है, प्रदूषण हो रहा है। वैसा ही एक और इकोसिस्टम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है बट नेग्लेक्टेड है, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, आज सबको पता है कि पानी सिर्फ पीने के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें बहुत इकोनॉमिक भी देता है और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी जिसका है हमारे साथ। तो और कई कारणों से अर्बनाइजेशन और कई कारणों से इतने प्रदूषण हो गया, ये सबको पता है। इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। आज हर किसी को समझ में आ रहा है कि हमने नदियों को बांध बना बना के तालाबों में कन्वर्ट कर दिया। पूरा इकोलॉजी इकोसिस्टम, उसके अंदर जो जीव जंतु पाए जा रहे थे, उन सब का घर, रहने की घर, ब्रीडिंग ग्राउंड सब खत्म कर दिया। धीरे धीरे कई चीजों को, आज डायनासोर सुनते थे, आज डायनासोर जैसे कई जलीय जीव जंतु जो एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उन सबको हमने खत्म करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में, क्योंकि मैं एक्वाकल्चरिस्ट हूँ, क्योंकि मैं फिशरीज से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं फिश पे ही ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को खत्म करते तो हमारा कितना नुकसान होता है। कितने सारे स्पीशीज हमारे आज खत्म हो गए हैं, जो हमारे इंडिकेटर स्पीशीज थे, इम्पोर्टेंट स्पीशीज थे। तो इसीलिए हमें आज सारी बहुत सही टाइम, हम क्लाइमेट चेंज भी देखते हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस समय बारिश होनी थी उस समय बारिश नहीं हो रही है, हर जगह नदी उफान में आ जाती है, पोल्यूशन हो जाता है। ये सब क्या है? ये हम क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। और इसके लिए ये जो पोल्यूशन और इन सब हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए आज हमें सबको सोचना पड़ेगा, खाली साइंटिस्ट को नहीं। जो मछुआरे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा क्योंकि वो उनका आजीविका है। हम हैं, आप मीडिया वाले सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें ये जन साधारण में पहुंचाना पड़ेगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। हमको अवेयरनेस इस पे सब जागृत करना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेस को खराब ना करें। इसीलिए इस पे काम होना बहुत जरूरी है। इससे मिलता जुलता एक आगे बढ़ते एक सवाल है कि जो रिवराइन इकोसिस्टम्स हैं और जो हमारी जैव विविधता है, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसका पार्ट 2 क्वेश्चन ये है कि जो फिशरीज हैं, जो मछलियां हैं, वो एक हेल्दी रिवराइन इकोसिस्टम में किस तरीके से डिपेंडेंट है ऊपर। क्योंकि अगर हमको डेवलपमेंट देनी है एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो जो फिशरीज डेवलपमेंट है वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करता ही होगा इस पूरे सिस्टम में। देखिए, जब हम आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज किया है। हम जब कहते हैं कि रिवराइन इकोसिस्टम है, रिवर एक अलग इकोसिस्टम है, लेक्स और पॉन्ड्स एक अलग इकोसिस्टम है। रिवर जो है वो नेचुरल है एंड उसका एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। और लेक्स और पॉन्ड्स जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, जिसमें हम अपने मनचाहा स्पीशीज को कल्चर कर सकते हैं।
हम रिवर की क्वालिटी को अगर खराब कर देते हैं, रिवर की इकोलॉजी को अगर खराब कर देते हैं, उसको ठीक करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसका जो रिजल्ट होता है वो स्पीशीज खत्म होने का रिजल्ट हो जाता है, एंडेंजर चली जाती है स्पीशीज। बट हम जब इसी चीज को कल्चर करते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको कल्चर करते हैं, वाटर क्वालिटी को मैनेज करते हैं। अब अपन जब हम बात करते हैं रिवर की, तो कभी भी आप कोई भी इकोसिस्टम को देखेंगे, रिवर अकेला नहीं है। रिवर के साथ अगर आप देखेंगे तो हम इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, अगर मेरी किताब आपने पढ़ी है तो हमने 3F एक कॉन्सेप्ट दिया है। 3F एक पिरामिड है जिसमें फिश, फॉरेस्ट और फ्रेश वाटर, ये तीनों इंटरलिंक। अगर आपका रिवर सही है, रिवर की इकोसिस्टम सही है, रिवर का इकोसिस्टम मतलब पूरा पिरामिड रिवर की इकोसिस्टम है, मतलब आपके छोटे छोटे जल जंतु हो, उसमें पेड़ पौधे हो, पानी साफ हो, पानी बहता हुआ हो, कीड़े मकोड़े हो, तो आपको मछलियां भी मिलेंगी वहां पे। और अगर ये होता है तो आपको आसपास का फॉरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ आपका फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट बहुत साफ है, वहां पे आपको वाटर भी बहुत क्लियर मिलेगा। अगर आप नदी के पास जाते हैं जहाँ नदी के आसपास फॉरेस्ट है, आप देखेंगे पानी बड़ा स्वच्छ है। जैसे हम नदी को जब इमेजिन करते हैं तो कल कल करता हुआ एक इमेजिन करते हैं कि नदी जो है बहती हुई है, कल कल छल छल पानी बहती है, साफ पानी है, और उसके साथ हमें मछलियां काफी मिलती हैं। जहाँ पे आपने फॉरेस्ट को खत्म किया, सिल्टेशन आपका शुरू हुआ, नदी में आपने डैम बना दिया, नदी का बहना रोक दिया, और आपकी मछलियां भी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो दिस इज अ चेन, ये इंटरलिंक्ड पिरामिड है। एक भी इसमें से भी चीज को आपने खत्म किया, दो तीनों चीज खत्म होके पूरी की पूरी डैमेज होके, पूरा जैसे ताश का अपन घर बनाते हैं और एक ताश निकाल के पूरा ताश ढह जाता है, घर ढह जाता है, वैसे हमारा इकोसिस्टम ढह जाता है। जिसका रिजल्ट ये रहता है कि हमारा जो एनिमल है वो पूरा खत्म हो गया। तो आप सोचिए जो मछुआरे उस पर डिपेंडेंट है, उनकी तो आजीविका आपने खत्म कर दी ना। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। मतलब एक डोमिनो इफेक्ट है कि अगर हमने इस पूरे पिरामिड या चेन में से किसी एक एस्पेक्ट को अफेक्ट किया तो उसके साथ साथ बाकी जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं वो भी उतने ही ज्यादा अफेक्टेड होंगे, मे बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन चले जाएंगे। जी जी जी, आपने अगर देखिए, हमने इसको 3F का इसलिए हमने कंसेप्ट दिया है, हमने एक फॉर्मूला दिया है कि फिश, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ये तीनों पिरामिड के फॉर्म में रहते हैं, तीनों तीन कोने को पकड़ते हैं। इसमें से आपने फॉरेस्ट खत्म किया, नदी का बहना रुक जाएगा, नदी ने रुक गया तो आपकी जीव जंतु उसमें जो पाए जाते हैं वो खत्म हो गए, इकोसिस्टम खत्म, पूरी बायोडाइवर्सिटी आपकी लॉस होगी। जिसका एक तो इकोलॉजिकल लॉस है, सेकंड इसका इकोनॉमिक लॉस, दो लॉस आपके हो जाएंगे। ये है मैम, जब हम कभी भी बात करते हैं कि जब हमें संरक्षण करना या कंजर्वेशन के बारे में बात आती है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात आती है, तो हम हमेशा एनिमल्स पर ही हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है कि हमें जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं उनको ही संरक्षित करना है। जब बात कभी भी एक्वेटिक या जलीय जीवों की बात आती है तो ये जो चर्चा होती है वो बहुत ही सीमित रह जाती है, और मछलियों के बारे में तो हम बहुत कम ही ज्यादा बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मछलियों के बारे में बात करनी क्यों चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात करी है, और मेरा जो काम है वो ऐसे ही शुरू हुआ था। ऐसा होता है, देखिए अभी तो खैर अपन फिर भी बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ में भी फिशेस को ले लिया इन्होंने, फिर डॉल्फिन्स को भी आपने ले लिया, डॉल्फिन्स के बारे में भी आप बात करते हैं। आप जिस स्टेट में वहाँ डॉल्फिन्स, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं, तो डॉल्फिन्स के बारे में। पर हम जब वाइल्ड लाइफ पे बोलते थे कि स्टैट्यूट 1 जो है हमारा, जो है वो वाइल्ड लाइफ, शेर, चीता, भालू तक ही हम सीमित रहते थे, या बर्ड्स में सीमित होते थे। बट यही कारण था कि हमने एमपी में जो हमारा महाशीर कंजर्वेशन स्टार्ट किया, वो इसीलिए स्टार्ट किया था। हमने उसको कहा कि जो भी जीव जंतु पानी के अंदर पानी है उसको कल्चर नहीं कर रहे हम, जो नेचुरली पाया जाता। तो धीरे धीरे वो चीज चेंज हुई। हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट खड़े, फिशरीज के आए, बोर्ड्स खड़े आए, जिन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स पे भी काम करना शुरू किया। टर्टल पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेप्टाइल्स पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉल्फिन्स पे काम कर रहे हैं, महाशीर पे हम काम कर रहे हैं। मुझे याद है उमा भारती जी जब मिनिस्टर थी फॉरेस्ट की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वाटर क्वालिटी को कैसे आप कहेंगे कि नदी साफ है और या पानी नदी का साफ है, आप कितना भी केमिकल एनालिसिस करिए, आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम मिल ही जाएगी।
नदी को जी। हम साफ तब मानेंगे जब उसमें वापस महाशीर आएगी, वापस डॉल्फिन आएगी, वापस मगर दिखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी नदी साफ हो गई है। तो इसके बाद धीरे 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 अवेयरनेस होते होते WWF ने भी शुरू किया। WWF ने बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करा था महाशीर कंजर्वेशन पे, और फॉरेन में तो बहुत चल रहा है आजकल, एक्वेटिक लाइफ पे भी काम कर रहे हैं। तो अब हमने वाइल्ड लाइफ लैटिट्यूड में भी फिशेस को, टर्टल्स को, एम्फीबियंस को, लेप्टाइल्स को ले लिया है, और अब हम काम शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं इंडिया में जो लोग फिशेस पे भी काम कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट्स भी है। जी मैम, अभी आपने मेंशन किया कि वाटर क्वालिटी के बारे में, तो जो वाटर क्वालिटी है ये किस तरीके से जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरीके से अफेक्ट करती है? क्योंकि एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि एक्वेटिक में आपकी डॉल्फिन्स वापस आ गई या महाशीर जो आपकी फिश है वो वापस आ गई, पर एक एस्पेक्ट तो ये भी है कि जो वाटर बॉडीज है उनके साथ टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ भी तो एसोसिएटेड है, तो वाटर हाँ, क्वालिटी जो है वाटर बॉडी की वो कैसे अफेक्ट करती है उनको? देखिए, अगर आपने अर्बनाइजेशन करा तो आपको पता है कितने तरह के पोल्यूशन वाटर बॉडी में होती है, और उस जी। वाटर बॉडी के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी वाटर क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी खत्म हो रही है। जो नदी जी। बहती थी जिसपे वाइल्ड लाइफ डिपेंडेंट थे, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपने हैबिटेट खत्म कर दिया है, जब पोल्यूशन बढ़ा दिया, सेल्फ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, ब्रीडिंग नहीं हो रहा, धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन खत्म होकर वो एंडेंजर्ड होती जा रही है। हर जगह वो चीज खत्म होती जाएगी। तो टेरेस्ट्रियल के आपका अगर वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं, तो अगर वही पानी आपके जानवर पिएंगे तो मरेंगे। आप देखते हैं समुद्र में, आप देखते हैं कितना पोल्यूशन बढ़ गया, कितना प्लास्टिक पोल्यूशन है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसका इफेक्ट हम सबको दिख रहा है। सभी कितनी मोर्टेलिटी होती है, ये सभी ये इंटरलिंक्ड होता है। एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम कभी आप इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, इसका हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है, उसका कंजर्वेशन भी हमेशा एक होलिस्टिक रहता है। तो हमारा पोल्यूशन का कारण बहुत रहता है, अर्बनाइजेशन है, केमिकल पोल्यूशन है, उसका इफेक्ट जो भी वहाँ पे पेस्टिसाइड्स बढ़ते हैं, जो भी एनिमल्स उसको पीते हैं, उनका डेथ होता है, फिशेस खत्म होती है, ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन भी जाते हैं। तो ये सब इंटर रिलेटेड एंड चेन। जब कभी भी बात पोल्यूशन की जाती है तो हम मोस्टली जो होता है वो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ भी वाटर पोल्यूट किया जा रहा है उस पर एसोसिएटेड होते हैं या फिक्सेटेड होते हैं। एग्रीकल्चरल जो सोर्सेज होते हैं वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं अगर ओवरऑल पोल्यूशन का एक पाई चार्ट बनाया जाए, तो उसकी वजह से भी काफी कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन में। तो ये जो एग्रीकल्चरल सोर्सेज की वजह से जो पोल्यूशन है वो फिश हेल्थ या बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है? एग्रीकल्चरल पोल्यूशन जो है वो तो आपको पता है, फार्म में अपन फील्ड में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और वो जो जी। लीच होता है, लीच होके वो ग्राउंड वाटर पे जाता है। ग्राउंड वाटर में जाने के बाद वो वहां पे हम आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, और वो जी। धीरे धीरे करके आपके नदियों में जाता है, जहाँ पे फिशेस मरती हैं। हम जब उसको कंज्यूम करते हैं, हमारे बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेवी मेटल प्रॉब्लम्स आती हैं, और जी। हमारा भी डेथ होता है। और इसी तरह से आप, मैंने जैसे अब शुरू में कहा था, आप अगर इकोसिस्टम या इकोलॉजी में एक भी पिरामिड में से एक भी स्टेप को हटाते तो पूरा पूरा धराशायी हो जाता है। आज जो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन होने के कारण इंडस्ट्री से तो केमिकल्स जा ही रही है, हाउस होल्ड से सीवेज जा ही रहा, आप खेतों में इतना पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, जिसका कारण जी। ये है कि आसपास की नदियां आप पोल्यूट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप सारे एक्वेटिक एनिमल्स को खराब कर रहे हैं, सॉइल को खराब कर रहे हैं, वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं, और हम उसको जब पीते हैं तो हमारी भी तबीयत खराब होती है। हाँ। अब मैं कॉन्वर्सेशन को इस तरफ स्टीयर करना चाहूँ क्योंकि आपका एक बहुत ही नोटेड काम है महाशीर जो मछली है उसके लिए, आपकी उनकी ब्रीडिंग के लिए आपने प्रोटोकॉल बनाए हैं और उनकी रियरिंग किस तरीके से जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है महाशीर, उसके बारे में अब मैं बात करना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये प्रोजेक्ट जब आपने सोचा तो इसके लिए आपने कौन से खास एफर्ट्स किए? अस्सी में क्या हुआ, पिछले जब हमने 50 साल का डेटा लिया, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग बहुत शुरू से काम इसी पे कर रहे, तो हमने जब पिछले 50 साल का डेटा लिया तो 28% ब्लेंडिंग का हमारा महाशीर आता था। मतलब अगर 100 मछलियां हैं उसमें 28 मछली महाशीर होती थी। ये 1964 में डॉक्टर VR देसाई जो FAO एक्सपर्ट थे उन्होंने उनका डेटा। उसके बाद घटते 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 50 साल के स्पैन में
वो 3% में आके खड़ी हो गई। जो मैं ओपन वाटर की बात कर रही हूँ, नर्मदा जी की बात कर रही हूँ, नर्मदा या हमारा जो ताप्ती है उनकी बात कर रही हूँ। तो वहां पे घटते घटते इसका पॉपुलेशन 3% पे आया, जिसका कारण बहुत था। अर्बनाइजेशन थे, नर्मदा जो नदी थी वो डैम बन गई, और ये महाशीर जो है ये खुले पानी की मछली होती है, जिसको हम टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर भी कहते हैं। और ये जो है बंद या रुके हुए पानी में नहीं रह सकती। जब ये कारण हुआ तो हम लोगों ने 2016 में डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी थे, जो आज नहीं है हमारे साथ, एक फॉरेस्ट ऑफिसर CCF खंडवा थे। तो हमने उनके एक बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में जाके इस चीज को हमने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस किया था। फील्ड ट्रिप में हमने जब सर्वे किया तो देखा था कि अभी भी फॉरेस्ट के अंदर जो 12 मासी नदियां हैं, जो स्ट्रीम्स है, वहां पे महाशीर पाई जाती हैं। और लेकिन फॉरेस्ट, जैसे आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ में हम फिश को क्यों नहीं इंक्लूड करते, फॉरेस्ट कभी फिश के बारे में सोचती ही नहीं थी, जबकि नदी उनके जुरिडिक्शन में ही आता था। फिर उसके बाद लोगों ने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को अप्रोच किया, और इसको हमने 2011 में, तब हमारे CM साहब शिवराज सिंह जी के मदद से हमने इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया था। और ये जो है ये बहुत हमारी एक इंडिकेटर ऑफ नर्मदा है। मतलब अगर ये कहीं भी है तो नदी बहुत साफ मानी जाएगी, या नदी का पानी बहुत साफ रहेगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो हम लोग इसको इंडिकेटर स्पीशीज भी बोलते हैं। तो तब हम लोग को ये लगा कि हमें इसको बचाना चाहिए। इसको बचाना मतलब हमारे इकोसिस्टम को बचाना चाहिए। फिर हमने स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की मदद से और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की मदद से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था 2016 में, जो हमने जंगल के अंदर फॉरेस्ट के लोगों को, ये हमारे इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुई थी हमारे साथ, और उसने फिश कंजर्वेशन में काम किया था। और इंडिया में बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, डॉक्टर SN ओगले, उनकी हमने मदद किया था, टाटा लोनावाला के हैं वो, उन्होंने हमें गाइड किया था। और हमने फिर फॉरेस्ट के अंदर एक रिपोजिटरी, नदी नुमा तालाब, हमारा सब प्रोटोकॉल जो डेवलप हुआ वो बिल्कुल अलग है। हमारा नदी नुमा तालाब था, बिल्कुल नदी के इकोसिस्टम जैसा तालाब था वो। और वहाँ पे हम 2016 से आज तक ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिसका फंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने दिया था हमें। तो तब से आज तक हम लोग ने ब्रीड किया है, बच्चे पाल के बड़े किए हैं, और हमने रिवर रैंचिंग भी की है, उनको नदी में भी छोड़ा नहीं। ये हमारा मतलब रिवर हेल्थ के लिए एक बहुत बेहतर इंडिकेटर है कि वहां पर किस तरीके की एक्वेटिक लाइफ है, जो आप समझा रहे हैं जी। अगर आप मेरी किताब देखेंगे, उसका टाइटल ही है निर्मल नर्मदा की पहचान महाशीर। महाशीर हमेशा वहीं रहेगी जहाँ पानी बड़ा साफ है, स्वच्छ है, कलकल करता हुआ, दैट इज वेल ऑक्सीजनेटेड और बहता हुआ पानी, वहीं पे महाशीर हमारी रहेगी। तो ये एक रिवर की भी इंडिकेटर है कि साफ सुथरा पानी है यहाँ पे। मैम, ये चीज तो हमें आगे समझ में आई। अब मैं महाशीर मछली के बारे में जरा आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहूंगा। महाशीर फिश का स्टेटस क्या है? क्या वो इंडेंजर्ड है, एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, या वो रेयर है? उसका स्टेटस क्या है? देखिए, इंडिया में 15 तरह की स्पीशीज महाशीर की मिलती है। महाशीर जो है वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको गोल्डन महाशीर मिलेगी, टॉर पिटोटोरा। नर्मदा के आसपास जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे टॉर मिलता है, जो हम जिसको डीप बॉडीड महाशीर कहते हैं। और सबसे नीचे जो कावेरी है वहां पे हम्बैक महाशीर या ब्लू फिन महाशीर मिलती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका स्टेटस हो गया। अब तो इसका स्टेटस एंडेंजर्ड में आ गया है। और हमारी जो नर्मदा महाशीर है, जिसको हम टॉर कहते हैं, वो हो गई हमारी लीस्ट काउंट, जो बोलते हैं लीस्ट इन्फॉर्म्ड पिक्चर, जो जिसमें हमें डेटा डेफिशिएंट है। हमारे MP में इतना काम नहीं हुआ है कि हम उसको एक किसी रास्ते तक ले जाए। हमारे पास अभी डेटा ही नहीं है कि महाशीर कहाँ मिल रहा है। इसीलिए हमने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हम अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम इसका एटलस बना रहे हैं, कौन सी नदी में किस तरह की महाशीर मिल रही है, मतलब बच्चा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ब्रीडिंग हो रही है कि नहीं। पूरे MP के हम 7 नदियों में ये काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम महाशीर एटलस बनाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि ये भी पता चलेगा कि कौन से एरिया में ब्रीडिंग अभी भी पॉसिबल है, उसको हम संरक्षित करें, उसको हम कंजर्व करें। मैपिंग करने से ये फायदा होगा कि हम प्राइम स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड वहां पर हम उनका डेवलपमेंट के लिए जो भी इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं
वो हम उनको हाँ, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अभी हमने हमारे स्टडी में चिड़ियाघर एक जगह है, वहां पे हमने जी डीओक्यू के पावर को यूज करके उसको नो फिशिंग जोन डिक्लेयर करवाया है। जी वहां पे हम फिशिंग नहीं होने देते, वहां पे हमारा ऑटोमेटिक कंजर्व हो रहा है। जी जैसा ब्रीडिंग हमने पूरा हैचरी बनाई है बड़वा में, उसी तरह से हम मढ़ई में भी बना रहे पचमढ़ी के पास, ताकि एमपी में हमारी 2 जगह ब्रीडिंग का हमारे एक हैचरी बन जाए। वहां से हम हमारे जो मछुआरे हैं उनको हम लो कॉस्ट में उनको हम ट्रेनिंग दे पाए। और बहुत अच्छी बात है, एक और इंटरेस्टिंग मैं बात आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जी 12 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ग्रुप्स होते हैं, BMWC जो होता है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं, ऐसे ही जी हमने 12 मित्र मंडल बनाए हैं। 12 लोकली महाशीर को यहाँ पे 12 बोला जाता है। हर ग्रुप जी के 12-12 मछुआरे हैं जो पहले भक्षक थे, जो मछली ब्रीडिंग सीजन में मछलियों को मार के खाते थे, आज जी वो हमारे लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं ब्रीडिंग सीजन में, ताकि कोई मछलियों को मार नहीं पाए और मछलियों की ब्रीडिंग हो, जिसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हम लोगों को हर साल पैसे देती है, ताकि हम 3 महीने उन लोगों को इस काम के लिए, पेट्रोलिंग के काम के लिए उनको यूज करें। ऐसे हमारे पास 12 ग्रुप और एक ग्रुप में 12-12 मछुआरे हैं। अब वो हमारे भक्षक से रक्षक बन गए हैं। ये हमारे फिशरमैन कम्युनिटी बनी है जो हमारे लिए काम करती है। ये तो काफी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में अगर कंजर्वेशन किया जाए तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो नंबर्स हैं फिशेस के वो हमेशा एक्सपैंड हो पाएंगे और उनको हम एंडेंजर्ड के स्टेटस से उनको अपग्रेड कर पाएंगे कि हाँ, अब उनके नंबर्स हम गिन सकते हैं या हम पहचान सकते हैं कि फिशेस का जो नंबर है वो कंसिडरेबली काफी ग्रो कर चुका है। हम लोग लकी रहे कि एमपी में हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, स्टेट जी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे कंसेप्ट को समझा और एक इतनी इम्पोर्टेंट स्पीशीज को कंजर्व करके इंटरनेशनली एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि जहाँ पे फॉरेनर्स, महाशीर ट्रस्ट जो इंटरनेशनल ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड में महाशीर कंजर्वेशन को देखता है, उनकी जी एक्सपर्ट्स हमारे पास 2 बार आए, हमसे मिले, हमारा काम देख के गए हैं और हमारी काफी तारीफ की है उन्होंने। तो और हमारा जो है, हमारे पीपल्स पार्टिसिपेशन पे काम चलता है। हम जी मछुआरों को, साधु संतों को हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड से लेके PCCL सर तक पूरी टीम हमारे साथ काम करती है और हमें जब जहाँ जरूरत पड़ती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से और इनसे हमें हर चीज, हर तरह की मदद मिलती है। क्योंकि आपने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करी है, तो क्योंकि महाशीर मछली जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। स्थानीय जो समुदाय है, क्योंकि आपने मछुआरों की बात करी, साधुओं की बात करी, पर देर आर अदर पीपल टू जहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व है, उनको किस तरीके से आपने अपने इस प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करी है या ऐसे कुछ अपने गाइडलाइंस तैयार करी है कि लोकल कम्युनिटी जो वहाँ रहती है नदियों के आसपास या जो उनके साथ अफेक्टेड है या रिलेटेड है, उनको किस तरीके से उनके कॉन्जर्वेशन, मछलियों की कॉन्जर्वेशन में आप जोड़ सकें और किस तरीके की योजनाएं आपने इम्प्लीमेंट करी, उनके बारे में अगर आप हमें बताएं। मैंने जैसे आपको बताया कि मछुआरों को हम जोड़ चुके हैं, मछुआरों के साथ साधु संतों को, मैंने स्टूडेंट्स को जोड़ा है। मेरे कंटिन्यूअस 2016 से मेरे सारे स्टूडेंट्स वहीं जाके काम करते हैं। सेकेंडली, स्कूल के बच्चों को हम लोग वहाँ पे हमारे बड़वा रिपोजिटरी में बुलाते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं। थर्डली क्या होता है, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है एक मिरेकल स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, जिसमें जी M स्टैंड्स फॉर मैपिंग ऑफ हैबिटेट, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल, ऐसे करके हमने एक एक कैटेगरी दी है, जिसमें हमने हर चीज को इन्वॉल्व किया है। रिसर्च भी जी है, हर चीज है। उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है, एडवोकेसी, जिसमें जी हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व किए हैं। हम लोगों का इस एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसमें APCC वाइल्ड लाइफ जिसके हेड है, हम सारे ऑफिसर, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, फिशरीज फेडरेशन, हम लोग सब लोग बैठक करते हैं और हम लोग स्ट्रेटजीज इकट्ठे बैठ के बनाते हैं। हम जी इंडिविजुअली या एक जगह बैठ के अकेले काम नहीं करते हैं। हमने इसमें मतलब पॉलिसी मेकर्स को भी साथ में लिया, क्योंकि हम कितना भी रिसर्च कर ले, अगर पॉलिसी जी मेकर्स से अवगत नहीं होंगे, वो एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हमने ये सोचा कि हमें सबको इन्वॉल्व करना है इसमें, रिसर्चर भी, हमारे मछुआरे भी, कम्युनिटी भी, लाइवलीहुड को भी कोरिलेट करना है और इस रिक्रिएशन भी करवाना है, प्लस हमारे पॉलिसी मेकर्स भी। तो इस तरह से हम एक ग्रुप में काम करते हैं। और लेकिन अब हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब एक्सटेंशन के लिए हमने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को लिखा है, शायद वो एक्सटेंशन मिल जाए तो हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे। हम ये चाहते कि पायलट प्रोजेक्ट बने और ये एक रोल मॉडल जैसा बने पूरे इंडिया में, जहाँ भी महाशीर है या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज है या एनिमल है, इस तरह से वो एक काम करे होलिस्टिक अप्रोच को लेकर। ये तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात होगी। अब एक बहुत बेसिक सा साइंस का सवाल है, बिकॉज आप की एक्सपर्टीज है इंडियन फिशरीज डेवलपमेंट में, तो आप क्या हमें वो प्रोसेस समझा सकती हैं कि किस तरीके से आप उनकी ब्रीडिंग करती हैं और किस तरीके से जो फिश रेयरिंग का जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप हमें समझा पाए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो मछली है बहते पानी की मछली है, तो हमने जो रिपोजिटरी बनाई है उसमें हमने पानी को बहाते हैं, मतलब एक झरना जैसा बना के, और पत्थर लगाया, हमने सीमेंटली लगाया। और उसमें क्या है, हमने आज से 6 साल पहले छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे किए थे, उनको पाल के बड़ा किया है। और आपको पता होगा फिशरीज में इंजेक्शन लगा के ब्रीडिंग करते हैं, पर हमने कभी इंजेक्शन लगा के इनको ब्रीडिंग नहीं किया। हम वाटर क्वालिटी को मैनेज करते हैं और बारिश में जुलाई से इनकी ब्रीडिंग शुरू होती है, हम फरवरी तक इनकी ब्रीडिंग करते हैं। और अलग अलग छोटे छोटे तालाब बनाया जाता है जिसमें हम रियरिंग करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, जिसमें वाटर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, फूड मेंटेन करते हैं, और डे एंड नाइट उस पर हमारी निगरानी रहती है। और हमारा जहाँ पे ये तालाब बना है वो बिल्कुल जंगल के अंदर है, जहाँ पे रात को तेंदुआ अपने बच्चे के साथ पानी भी पीने आता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस जगह काम करते हैं। और हम लोग जंगल के अंदर बैठ के रात भर वहाँ बैठ के काम करते हैं। और अभी तो मैं एक बहुत अच्छी चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा जो ग्रुप है, जो मछुआरों का ग्रुप है, आज मैं नहीं रहती वहाँ पे, मैं तो भोपाल बेस्ड हूँ। मेरा काम बड़वा इंदौर से भी 6 घंटे आगे, 3 घंटे आगे है, जंगल के अंदर है। मैं जाऊं नहीं जाऊं, मेरे मछुआरे इतने ट्रेंड हो गए कि वो टाइम से ब्रीडिंग भी कर देते हैं, बच्चों को बड़ा भी कर देते हैं और रियरिंग भी कर देते हैं और रैंचिंग भी करवा देते हैं, जिसमें डीएफओ और उनकी टीम का बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अब दिखने लग गया है, कि जिन लोगों को आपने जोड़ा अपने साथ साथ, वो अब आपकी एब्सेंस में भी एक ये जो आपकी जो लेगेसी है, जो काम का जो स्तर है, जो प्रयास आपने शुरू किए हैं, उनको भी एक लंबे टर्म तक आगे लेकर जाएंगे। और जो लार्जर इम्पैक्ट है वो आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है दिखाई देगा। जी देखिए, साइंस और साइंटिस्ट को यही बोला जाता है। देखिए, हमारा क्या सस्टेनेबल यही है ना, हम रहे नहीं रहे वहां पे, हम हो ना हो, काम चलते रहना चाहिए और उसके लिए हमें टीम तैयार करनी पड़ती है। और मछुआरों से अच्छा मछली को कोई नहीं समझ सकता। उनको पकड़ समझ में आ जाता है कब वो ब्रीड कर पाएंगी, कब अंडे आ गए उनके। उनको हमने सिखा दिया, सब काम समझा दिया, वो आराम से काम करे। आप ये तो मेरा तो प्रोजेक्ट जो है इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिशरीज पे काम कर रहा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओगले सर के एक्सपर्टाइज का हेल्प लेते हैं हम लोग, जो टाटा के में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, कई 40 साल से वो काम कर रहे हैं। वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनका हेल्प लेके हम लोग काम करते हैं। और मेरे फॉरेस्ट के जितने ऑफिसर्स हैं, नीचे की स्टाफ है, सब लोग काम करते हैं इसको और बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर। मतलब मैं रहती हूँ, मेरा एक्सपर्टाइज रहता है टेक्निकल, बट मेरे एब्सेंस में भी काम चल रहा है, काम रुका नहीं है कभी। प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन अभी नहीं मिला तो भी हमारा काम चल रहा है, हमने रोका नहीं काम। जी, प्रयास तो आगे बढ़ते रहने चाहिए, भले सहायता किसी तरीके से गवर्नमेंट से मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ज्यादा इन्वेस्ट आप अपने एफर्ट्स कर चुके हैं, लेकिन इट्स लाइक अ बेबी, आप अपने बेबी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो तो सही बात है। मैम, आपकी बुक के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये आपने काम किया, आपने महाशीर को जो स्टेट फिश है उसका दर्जा आपने उसका रेस्टोर किया या उसको दिलवाया। ये जो बुक लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, और इस बुक लिखने के इस पूरे प्रोसेस को अगर आप हमें संक्षेप में समझा पाए कि क्या प्रेरणाएं रही, क्या चुनौतियां रही इस बुक को लिखने के लिए। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी।
देखिए हम लोग जी साइंस के, हम लोग को क्या साइंटिस्ट, क्या हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट तो नहीं है, जी अभी भी हम लर्नर ही है। तो हम लोगों को क्या आदत रहती है साइंटिफिक टर्म पे बात करना, जी और मुझे काम करना था जंगल के अंदर, मुझे काम करना था फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ, जिनको जी मछली के बारे में कुछ नहीं मालूम था, महाशीर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, नदी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उनको नहीं पता था कि उनके एरिया में इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। तब मेरे को जी ये दिमाग में आया, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जिनका मैंने जिक्र किया था, सर आज हमारे बीच नहीं है, जिनके जी प्रयास के कारण ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। फिर सर ने ही मुझे ये सजेशन दिया था, क्यों ना आप हिंदी में एक किताब लिखिए, जी और वो होगा फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए एक गाइड टाइप का रहेगा कि महाशीर क्या है, महाशीर कैसी दिखती है, वो रोहू कतला से अलग क्यों है, कैसी अलग है, और वो कहाँ पाई, सबसे इम्पोर्टेंट है कि महाशीर कहाँ पाई जाती है, और उसका जहाँ पाई जाती है उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। हम जी कल्चर की बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर हम चाहते हैं एज ए इकोलॉजिस्ट, हम चाहते हैं कि हमारा नदी इतना अच्छा हो जाए कि हमें कल्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़े, वहीं वो ब्रीड करना शुरू करते। तो भाई जहाँ पे हमारे इस तरह का माहौल मिल रहा है उसको हम संरक्षण करें। तो हमने तब मैंने ये सोच के फिर पूरा जितना साइंटिफिक डेटा महाशीर का था, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने किताब देखी होगी तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा बनाया, ताकि जी महाशीर के जो सर कितना बड़ा होता है उसको पहचानेंगे हम कैसे, दो मूछें होती है, उसके छिलके जो होते हैं शरीर के बड़े बड़े होते हैं, वो ऐसे चलता है, वो जब रहता है तो उसके आसपास दो चार मछलियां और रहती है। तो इस तरह से बस हमने अपने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए, क्योंकि मुझे काम करना था फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ, मैं ये कोई जी साइंटिफिक प्रोजेक्ट तो था ही मेरा, लेकिन जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ वो तो फॉरेस्ट गार्ड्स है, वो तो जंगल को एग्जैक्टली जानते हैं, मछली को नहीं जानते। तो उनके लिए मैंने ये किताब लिखी, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि उनके जो कोर्स है, कोर्स में भी एक चैप्टर हमको ये डलवाना पड़ा सबके रिक्वेस्ट पे। उनका ये जो तो एक काफी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपका जो एफर्ट था किताब के लिए वो आप एक फॉर्मलाइज एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, वो एक बेंचमार्क बन रहा है मैम। जी, हमने आपने मेरे को इसके लिए मैं इनके साथ बहुत फील्ड पे जाती थी, मैं इनको नदी में ले जाती थी अपने साथ साथ, इनको बताती की थी कि कैसे देखना कैसे। तो फिर इससे मुझे लगा कि एक को बता पाऊंगी, दो को बता पाऊंगी, किताब लिखूंगी तो सबको पता चल जाएगा। और क्योंकि जी किताब हिंदी है तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एमपी स्टेट है, वो हिंदी स्टेट है, तो जी इसीलिए। और प्रेस ने भी हमको खूब कवर किया था, तो इस मिल गया था, काफी इजी हो गया था हमारा काम करने का ये तरीका। जी जिस तरीके से आपने बताया कि गवर्नमेंट एजेंसीज या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो आपके साथ जुड़ा रहा, आपने उनसे काफी सारी सहायताएं मांगी, उन्होंने आपकी हेल्प करी है, क्या वहां पर कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो आपके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हैं? अगर जुड़ी है तो वो किस तरीके से महाशीर के कंजर्वेशन में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इस पर अगर आप हमें कुछ बता पाए। वो बहुत इम्पोर्टेंट एनजीओ है, जो पद्मश्री भालू मुंडे जी की है, अभिलाष खांडेकर जी जी भी हैं उसमें, वीएनएस ग्रुप है उनका, जो जो ग्रुप है उनका, वो इंदौर जी का एक, जिन्होंने सारे वेटलैंड्स को डिक्लेयर करवाया, सिरपुर लेक और इन सबको डिक्लेयर किया है, वो हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ आके काम करे। बट एनजीओ अभी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं जोड़ा, अभी तो हम गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। एनजीओ इतना नहीं आ पाया क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल और टफ प्रोजेक्ट है, एनजीओ का होना बहुत मुश्किल होता है इसमें, हमें इसमें हमेशा जितने दिन काम चलेगा फॉरेस्ट का ही सपोर्ट चाहिए रहेगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उनके जी बिना मैम। हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बाहर जो नदियां हैं उसमें खत्म हो गई है महाशीर, उन्हीं के जंगल के अंदर जो 12 मासी नदियां हैं उन्हीं में महाशीर पाई जा रही है। तो मुझे हमेशा इस काम के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही सपोर्ट चाहिए रहेगा। अर्बनाइजेशन के बारे में आपने काफी कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन ने इकोसिस्टम को अफेक्ट किया है, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट किया है, रिवर हेल्थ है या जो वाटर बॉडी है उसकी हेल्थ को अफेक्ट किया है। मैम ये जानना चाहूंगा कि एक टर्म होता है ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग ने कितना कंट्रीब्यूट किया है महाशीर के इस एंडेंजर्ड स्टेटस के लिए, और अब कौन किस तरीके के ऐसे एफर्ट्स लगाए जाएं कि ये जो ओवर फिशिंग है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा से एसोसिएटेड रही है किसी ना किसी तरीके से, तो ओवर फिशिंग ने क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके एंडेंजर्ड स्टेटस के लिए? देखिए, जैसे आपको पता है मछलियां जो है, उसको ओवर फिशिंग जब अपन बात करते हैं, ओवर फिशिंग का मतलब क्या है
जरूरत से ज्यादा आपने पकड़ के मारा है, जरूरत से ज्यादा आपने क्यों पकड़ा? क्योंकि आपका डिमांड उतना था, है ना। और उसको मारने के लिए आप बहुत सारे गलत तरीके यूज करते हैं। आप डायनामाइट यूज करते हैं, आप सुतली बम यूज करते हैं। तो आपने एक मछली को मारने के लिए सुतली बम यूज किया, पूरी की पूरी मछलियां वहां खत्म हो गई, है ना। और थर्डली ये होता है कि हम जब ओवर फिशिंग करते हैं तो हम मछुआरों को ये तो बोल नहीं सकते कि आप मछली नहीं मारिए, वो उनकी आजीविका है, वो तो मारेंगे उसको। हमें इसी टाइम हमारा रोल प्ले करते हैं हम, मीडिया रोल प्ले करती है कि हम अवेयरनेस का काम शुरू करें। हमने कितना भी साइंस कर लिया, कितनी भी ब्लीडिंग कर ली, लेकिन उन्होंने डायनामाइट 1 सेकेंड में पूरी मछलियां खत्म कर दी। फिर आप क्या करेंगे? जो मछलियां अंडे पे है वो खत्म कर दिया। बैन सीजन को कोई नहीं मानता। मैंने अपने स्टडी के दौरान देखा, रात को मैं 3-3 बजे 4-4 बजे जब रेड डालती थी ना, तो मैं देखती थी कि बैन सीजन में नाव के नाव खड़े हुए हैं। मैं 4 बजे रात को रेड करने जाती थी नर्मदा में, और आप मार्केट में आप देखिए कि अंडों पे मछलियां उनको मार मार के खा रहे हैं। मतलब ब्रीडिंग सीजन में भी मछलियों का रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे पास लॉ जो है बन तो गया लॉ, पर उस लॉ को माने को पुलिस माने या फिशरीज माने, यही कंफ्यूजन में आप मार डालते। तो हमारे को अवेयरनेस देकर लाना पड़ेगा कि रोहू, कतला, मृगल को आप कल्चर करके उसको मार्केट में बेचिए, पर ये महाशीर और इस तरह की जो मछलियां, इनको एक ब्रीडिंग सीजन आप जरूर दीजिए। जो हमने अपने स्टडी के दौरान 52 किलोमीटर रिवर स्ट्रेच में करा था। मैंने अपने मछुआरों को इसलिए बनाया था कि वो टेंट लगा के रात रात भर हम लोग वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, मैं भी रहती थी उनके साथ, कि हम 3 महीने आपको मारने नहीं देंगे। आप रोहू, कतला, मृगल को मारिए, पकड़िए, खाइए, हम मना नहीं कर रहे। पर महाशीर को ब्रीडिंग सीजन, इसके लिए आपको अवेयरनेस, आपको खाली अवेयरनेस करना पड़ेगा। नदी किनारे हम लोगों को जा जाके मछुआरों से बात करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। सेकेंड, उनको ऑल्टरनेट लाइवलीहुड देना पड़ेगा। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप खाना नहीं खाएंगे, हम नहीं बोल सकते, नहीं रोक सकते, वो चोरी करेंगे। अगर जैसे हमने अपने मछुआरों को एक ऑल्टरनेटेड लाइवलीहुड दिया था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने, तो उनको चिंता नहीं थी, उनको पता था कि 3 महीने उनको पैसा मिल ही रहा है। उन्होंने हमारी महाशीर को नहीं मारा, सेल्फ रिक्रूटमेंट होने लगा रिवर में, इस तरह। सेकेंड, जो ये इलीगल पोचिंग होती है, ओवर फिशिंग तो है, इलीगल पोचिंग भी है, उसको भी रोकना पड़ेगा। और ये जब तक पॉलिसी मेकर्स नहीं सोचेंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे, फेडरेशन है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाता अकेले, ये तो पॉलिसी मेकर्स और मीडिया को ही आना पड़ेगा, आप लोगों को भी आना पड़ेगा। मैम, कोशिश तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं कि हम जितना कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए जन जागरण के लिए। जी, तभी मैं कहती हूँ कि कंजर्वेशन साल भर चलना चाहिए। अपन पूरे साल इस पे चर्चा करें, पूरे साल इस पे काम करें, और कंजर्वेशन जो है होलिस्टिक है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे केस में मीडिया का रोल, पॉजिटिव रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जिसके कारण बहुत ज्यादा अवेयरनेस एमपी में फैला। तो मीडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन में। बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं कि आप लोग वाइल्ड स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, इतने एनिमल्स के या पक्षियों के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं एनिमल्स या जो बर्ड्स हैं वो हमारे कल्चरल, जो हमारी इंट्रिकेसीज है, जो हमारे कल्चरल जो हेरिटेज है, उनमें वो जुड़े हुए हैं। महाशीर मछली या कोई ऐसी फिश जो आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसका कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस है या उसकी कल्चरल कोई ऐसी कहानी हो जो हमारे सोसाइटी में जुड़ती हो, जिससे हमें उस मछली या उस जीव जंतु के साथ जुड़ाव महसूस हो, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मछली तो मत्स्य अवतार है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मनुष्य ने शुरू एक छोटी सी मछली को पाला था, फिर वो इतनी बड़ी हो गई, पूरी पृथ्वी को प्रलय से बचाया था, अपन सबको पता है। सेकेंड, जो देवी अहिल्या, आप कभी महेश्वर आएंगे, देवी अहिल्या कितने पुरानी थी डायनेस्टी, अहिल्या डायनेस्टी कितना पुराना था। उन्होंने अपने 1-2 पिलर में महाशीर के को एनग्रेव किया है, महाशीर की प्रतिमा रखी है। मतलब इसका मतलब ये था कि देवी अहिल्या के टाइम महाशीर को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता होगा कि उन्होंने उसकी प्रतिमा को लगा के रखा है। और तब नर्मदा का एक बहुत इम्पोर्टेंट मछली हुआ करती होगी ये, इसीलिए उन्होंने अहिल्या ने, रानी माँ ने इसको इम्पोर्टेंस दिया। तो इसका माइथोलॉजिकल और ये इम्पोर्टेंस भी है। सेकेंडली, आज भी जब कभी भी
की भी मनोकामना पूरी होती है, वो महर्षि मछली को पकड़ के सोने का नथ पहना के फिर वो नदी में, हमारे रीजन में ये माना जाता है, महर्षि को इस तरह से पूजा जाता है। इसका कारण ये होगा, जैसे हम लोग को पता है कि आंवले के पेड़ को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसका मेडिसिनल वैल्यू है। मुझे लगता है कि महर्षि भी इतनी इंपॉर्टेंट फिश थी कि हम उसको पूजे तो उसको मारे नहीं, इसलिए अहिल्या देवी अहिल्या ने इसको, इस प्रथा को शुरू किया था कि इस तरह से हम शायद इसको बचा के रखे। लेकिन अर्बनाइजेशन और हम लोग के कारण आज वो विलुप्ति के कगार पे आ गई। मैम समय की थोड़ी सी पॉसिटी है, तो समय चल रहा है, तो मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इतने एफर्ट्स आप 2016 से आप कर रहे हैं, इतना कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, स्टेटस जो महाशीर फिश का है वो भी बढ़ रहा है, कंजर्वेशन के अपने जो एफर्ट्स डाले गए हैं वो भी अब अपने रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, आने वाले 10 साल की क्या स्थिति आप प्रोजेक्ट करती हैं? आज की जो करंट स्टेटस है, जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, जो और नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में आएंगे या जिनके लिए आप प्रयासरत हैं, आने वाले 10 साल में क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि किस तरीके की डेवलपमेंट हमें दिखाई दी? देखिए, एमपी में तो मैंने आपसे कहा कि महाशीर एटलस में बनाना चाह और इसी प्रोजेक्ट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को कि हमारे को एक्सटेंशन दे। सेकेंड, जैसे इंडिया लेवल में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, हम एक प्रोजेक्ट महाशीर कर रहे हैं, और राजस्थान में तो बड़ी लेक जो है वहाँ पे तो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर ही रही है। तो इस तरह से अब हम लोगों ने पूरा एक टीम है हमारा, जो नैनीताल से शुरू हो रहा है, गढ़वाल से शुरू हो रहा है, हम लोग पूरे जितने महाशीर स्टेट्स हैं वो लोग एक पूरा का पूरा हम लोग एक मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और एमपी में मैं स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड को रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, और फॉर वाइल्ड लाइफ को भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, डीएफओ बड़वा को भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में बंद ना होने दे, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, इसको हमें अपना मिशन बना लेना चाहिए, क्योंकि ये नर्मदा की, हमारी स्टेट फिश है, नर्मदा के प्योरिटी की प्रतीक है। तो इसको तो लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसके कारण पूरा इकोसिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए, प्रयास तो मेरा चल रहा है, आगे क्या होगा ये भगवान ईश्वर के हाथ में। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आपके एफर्ट्स इस तरीके से और आगे बढ़ते रहें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल पाए, क्योंकि प्रयास करने से ही आपको पूर्ति होती है, आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैम, हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए कोई संदेश, क्योंकि हम बना रहे हैं राष्ट्रीय वन जीवन सप्ताह, जहाँ हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि सिर्फ एक सप्ताह हमें नहीं मनाना चाहिए, ये तो एक अवेयरनेस है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, आपको बहुत आइडिया लगता है कि ये एनिमल भी कंजर्व करते हैं। हम ये कहेंगे कि जो जिस भी लेवल पे, अगर वो स्टूडेंट है, वो अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को कंजर्व करे। अगर आप ऑफिशियल्स हैं, आपके पास पावर है, तो आप अपनी कंजर्वेशन करें, और इसको एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए, और लाइफ पूरे साल भर करिए, एक दिन 2 दिन, बस यही हम कहेंगे। और एक दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर मतलब जैसे आप लोगों को भी कुछ आपके नदियों के, मछलियों के बारे में कुछ पता चलता है, हम लोग के साथ डिस्कस करिए, हमें कुछ पता चलता है आपके साथ डिस्कस करें, जो काम हम कर रहे हैं वो आपको बताएं, आपका काम हमें बताएं, ताकि एक इंडिया लेवल पे हम बहुत अच्छा काम करें, ये हम चाहते हैं। बस इतना छोटा सा एक संदेश है, क्योंकि ये अगर आपका एनवायरनमेंट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल हम कितने दिन क्या करेंगे। बिल्कुल, ये संदेश तो साफ है कि संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स 365 दिन चलते रहने चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, तो हम हैं, और हम इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर है, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन के साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरीके से मछलियां, जो फिशेज हैं या जो वाटर बॉडीज हैं, वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए और जो इकोलॉजिकल सिस्टम बना है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि हम अपने एफर्ट्स ऐड इन कर सकें कंजर्वेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।